एक पल के लिए सोचिए, वो कौन सी अनदेखी ताकत है जो हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चला रही है। यही वो शक्ति है जो हमारे घरों में रोशनी लाती है, फैक्ट्रियों को चलाती है और हाँ, उस स्क्रीन को भी पावर दे रही है जिस पर यह सब चल रहा है। ये है ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी की ताकत। तो चलिए आज इसी अदृश्य शक्ति के पीछे के राज को खोलते हैं और इसके सबसे शक्तिशाली रूप 3 फेज सिस्टम की अद्भुत दुनिया में चलते हैं। चलिए सबसे पहले इन दो करंट्स के बीच का जो बुनियादी फर्क है उसे समझते हैं। देखिए, डायरेक्ट करंट यानी डीसी बिल्कुल एक सीधी वन वे सड़क जैसा है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स बस एक ही दिशा में एक कांस्टेंट वोल्टेज पर बहते रहते हैं, जैसा कि बैटरी से निकलने वाली पावर में होता है। लेकिन दूसरी तरफ है ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी। ये समुद्र की लहरों जैसा है जो लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है, एक रिदम में आगे पीछे होता है, एक साइन वेव पैटर्न बनाते हुए। और यही वो करंट है जो हमारे पावर ग्रिड से चलकर हमारे घरों तक आता है। तो इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान बनाने के लिए हम इसे आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में समझेंगे। इस सफ़र की शुरुआत होगी एसी की बेसिक भाषा से। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर क्यों 3 फेज एक से इतने बेहतर हैं। फिर हम 2 मेन सर्किट डिज़ाइंस स्टार और डेल्टा के राज से पर्दा उठाएंगे। इसके बाद कुछ ज़रूरी कैलकुलेशंस करेंगे और सबसे आखिर में ये देखेंगे कि ये सारी थ्योरी, ये सारी बातें असली दुनिया में काम कैसे करती हैं। तो चलिए एसी की दुनिया में पहला कदम रखते हैं और इसके लिए सबसे पहले इसकी भाषा सीखनी होगी और वो भाषा है साइन वेव। सही मायनों में ये एसी का दिल और आत्मा है। इसी से इसका हर पहलू तय होता है। हाँ, साइन वेव को आप बिल्कुल एसी की धड़कन समझ सकते हैं। ये पैदा होती है एक घूमते हुए जनरेटर की सर्कुलर मोशन से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। जैसे जैसे जनरेटर घूमता है वैसे वैसे ये एक स्मूथ ऊपर नीचे होती हुई लहर बनाता है और यही लहर वोल्टेज और करंट के फ्लो को दिखाती है। देखने में ये जितनी सिंपल लगती है ना, असल में उतनी ही पावरफुल चीज़ है। अच्छा, अब किसी भी एसी वेव को पहचानने के लिए 3 खास चीज़ें होती हैं। पहला है एम्पलीट्यूड, मतलब लहर की ऊंचाई कितनी है, यानी उसका पीक वोल्टेज या करंट। दूसरा है पीरियड, ये बताता है कि एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। और तीसरा है फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी स्पीड, 1 सेकंड में कितने साइकिल पूरे हो रहे हैं। जैसे भारत में हम इसे 50 हर्ट्ज पर नापते हैं। अब देखिए, एक प्रॉब्लम है। एसी की वैल्यू तो हर पल बदल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो फिर इसकी तुलना डीसी से कैसे करें? इसके लिए एक स्टैंडर्ड तरीका चाहिए और यही काम आती है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर। इसे एसी का इफेक्टिव वैल्यू कह सकते हैं। मतलब ये उतनी ही गर्मी पैदा करेगा जितनी उतनी ही वैल्यू का डीसी वोल्टेज करेगा। तो जब कोई कहता है कि घर के सॉकेट में 230 वोल्ट आ रहे हैं, तो वो असल में उसकी आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा होता है, उसके पीक वोल्टेज की नहीं। अगर इसको प्योर मैथमेटिक्स की नज़र से देखें तो एक एसी वेव को टाइम के फंक्शन के रूप में इस तरह लिखा जाता है। काफी कॉम्प्लेक्स दिखता है ना? इसमें टाइम भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है। इससे कैलकुलेशंस काफी मुश्किल हो जाती हैं और इसी कॉम्प्लेक्सिटी ने इंजीनियर्स को एक आसान रास्ता ढूंढने पर मजबूर कर दिया। और वो स्मार्ट तरीका है फेजर। अब ये फेजर क्या भला है? सिंपल शब्दों में ये एक वेक्टर है, मतलब एक तीर जैसा, जिसकी एक लंबाई मैग्नीट्यूड होती है और एक दिशा एंगल होती है। ये इस पूरी घूमती हुई वेव को एक आसान से तीर में बदल देता है। तीर की लंबाई वेव की आरएमएस वैल्यू बताती है और उसका एंगल फेज शिफ्ट को दिखाता है, यानी वो वेव बाकी वेव से टाइम में कितना आगे या पीछे है। इसने पूरे कॉम्प्लेक्स वेव कैलकुलस को आसान वेक्टर मैथ में बदल दिया। जबरदस्त है ना? ठीक है, तो एक सिंगल एसी वेव की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर आज के मॉडर्न पावर सिस्टम्स एक के जगह 3 वेव्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये इंजीनियरिंग की दुनिया में इतना बड़ा कदम क्यों माना जाता है? तो आखिर सिंगल फेज पावर में गड़बड़ क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसकी पावर डिलीवरी एक जैसी नहीं रहती। हर साइकिल में 2 बार इसकी पावर 0 हो जाती है, बिल्कुल 0। अब देखिए, हमारे घर के छोटे मोटे अप्लायंसेस के लिए तो ये ठीक है, चल जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मोटर्स में ये वाइब्रेशन पैदा करती है और लंबी दूरी तक बहुत सारी पावर भेजने के लिए भी ये उतनी एफिशिएंट नहीं है। और इसका सोल्यूशन? हैरानी की बात है कि सोल्यूशन बेहद आसान और शानदार है।
इंजीनियर्स ने जनरेटर के डिजाइन में बस एक छोटा सा बदलाव किया। एक कॉइल की जगह 3 कॉइल्स लगा दी, हर एक को 120 डिग्री के अंतर पर। इससे क्या हुआ? इससे 3 अलग-अलग साइन वेव्स बनने लगी और ये तीनों लहरें एक दूसरे से थोड़ा अलग टाइम पर अपनी पीक तक पहुंचती हैं। टेक्निकल भाषा में कहे तो ये आउट ऑफ फेज होती हैं। और इसका नतीजा कमाल का था। एक तरफ जहां सिंगल फेज पावर रुक कर एक पल्स की तरह आती है, वहीं दूसरी तरफ 3 फेज पावर लगभग कांस्टेंट, एकदम स्मूथ और लगातार मिलती है। उन तीनों अलग अलग टाइम पर आने वाली लहरों को जब मिलाया जाता है तो एक ऐसी रिलायबल पावर स्ट्रीम बनती है जो भारी से भारी मशीनरी चलाने और पूरे पावर ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ठीक है, अब हमारे पास ये 3 फेज हैं, लेकिन अब अगला बड़ा सवाल ये है कि इन तीनों को आपस में जोड़ा कैसे जाए। इन्हें जोड़ने के 2 बुनियादी तरीके हैं, 2 मेन स्ट्रक्चर्स, स्टार और डेल्टा। और ये कोई मामूली फैसला नहीं है। स्टार चुनना है या डेल्टा, ये फैसला पूरे पावर सिस्टम के बिहेवियर को बुनियादी तौर पर बदल देता है। यही तय करता है कि वोल्टेज और करंट के बीच क्या रिश्ता होगा, और यही तय करता है कि अगर सिस्टम में कोई फॉल्ट आए तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इसीलिए ये हर पावर इंजीनियर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। चलिए पहले स्टार कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। इसे वाई कनेक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसका शेप वैसा ही दिखता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है एक सेंट्रल न्यूट्रल पॉइंट। ऐसे सोचिए जैसे तीनों फेज एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, ये एक रिटर्न पाथ का काम करता है और सिस्टम को स्टेबिलिटी देता है, खास करके तब जब लोड बैलेंस्ड ना हो। स्टार कनेक्शन के नियम काफी सीधे साधे हैं। इसमें किन्हीं भी 2 फेज के बीच का वोल्टेज, जिसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, वो किसी एक फेज के वोल्टेज से √3 गुना ज्यादा होता है। लेकिन लाइन में बहने वाला करंट और फेज में बहने वाला करंट बिल्कुल बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि डेल्टा में कहानी बिल्कुल अलग है। अब आते हैं स्टार के बिल्कुल उलट डेल्टा कनेक्शन पर। सबसे पहली बात, यहाँ कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय तीनों फेज आपस में एंड टू एंड जुड़कर एक बंद लूप बनाते हैं, एक ट्रायंगल जैसा या ग्रीक अक्षर डेल्टा की शेप जैसा। और डेल्टा में नियम बिल्कुल पलट जाते हैं। यहाँ लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, लेकिन लाइन करंट जो है वो फेज करंट से √3 गुना ज्यादा होता है। स्टार और डेल्टा के बीच का यही उल्टा रिश्ता इन दोनों को अलग अलग कामों के लिए परफेक्ट बनाता है। आमतौर पर स्टार का इस्तेमाल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, जबकि डेल्टा हाई टॉर्क वाली इंडस्ट्रियल मोटर्स के लिए बेहतर माना जाता है। चलिए, थियरी तो काफी हो गई। अब वक्त है इन नियमों को एक्शन में देखने का। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि ये कैलकुलेशंस काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इस कैलकुलेशन को करते हैं। हमारे पास 415 वोल्ट का लाइन वोल्टेज है और 25 ओम का लोड है और कनेक्शन है स्टार। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फेज वोल्टेज। उसके लिए हम लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा 239.6 वोल्ट्स। अब ओम के नियम का इस्तेमाल करके हम फेज करंट निकालेंगे, जो आता है 9.58 एम्पियर्स। और क्योंकि ये स्टार कनेक्शन है तो हमें पता है कि लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। उस सिस्टम में लाइन करंट होगा 9.58 एम्पियर्स। देखा, जब नियम पता हो और उन्हें सही तरीके से लगाया जाए तो ये कितना आसान हो जाता है। तो इन सारी थ्योरीज का, इन सब कैलकुलेशंस का असली दुनिया में मतलब क्या है? आइए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर कहाँ और कैसे हमारी दुनिया को शेप दे रही है। 3 फेज AC, ये हर उस जगह की रीढ़ की हड्डी है जहां बहुत ज्यादा और रिलायबल पावर की जरूरत होती है। फैक्ट्रियों में लगी विशाल मोटर्स अपने स्मूथ और कांस्टेंट टॉर्क के लिए इसी पर निर्भर हैं। हाई वोल्टेज ग्रिड्स लंबी दूरियों तक एफिशिएंटली बिजली पहुंचाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। हमारी डिजिटल लाइफ को चलाने वाले डेटा सेंटर्स और बड़े बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर्स, ये सब के सब 3 फेज पावर की लगातार और एफिशिएंट डिलीवरी पर ही चलते हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि 3 फेज AC ने ही उस दुनिया को बनाया है जिसमें हम आज रहते हैं। इसी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ताकत दी और आज भी दे रहा है। लेकिन ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने पिछली सदी बनाई, तो आने वाली सदी को कौन सी टेक्नोलॉजी पावर देगी? इस पर सोचना जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।